नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग टीजीटी सोशल साइंस में पूछे जाने वाले इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आपके आगामी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला की यह 12वीं वीडियो है। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक व्यक्ति गदर आंदोलन से जुड़ा नहीं था, वह कौन था? तो पूछा जा रहा जो गदर आंदोलन हुआ था उससे संबंधित व्यक्ति कौन नहीं था। तो इसमें सोहन सिंह भाखना थे, उसके अध्यक्ष थे। लाला हरदयाल थे, तो लाला हरदयाल उसके संस्थापक थे। देखिए, कभी कभी दोनों पूछ लिया जाता है कि संस्थापक कौन था, संस्थापक, और पूछ लिया जाता है उसका अध्यक्ष कौन था। तो अध्यक्ष हो गए सोहन सिंह भाखना, संस्थापक हो गए लाला हरदयाल। ठीक है। भगत सिंह जो है गदर आंदोलन से जुड़े नहीं है, तो हमारा सही आंसर होगा भगत सिंह। भगत सिंह जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो है सदस्य थे। ठीक है। और सैंडर्स हत्याकांड में जो है इनको दोषी बनाया गया था और उसी के आधार पर बाद में 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है। और विकल्प डी है मैडम भीखाजी कामा। तो मैडम भीखाजी कामा भी जो है गदर आंदोलन के सदस्य थे। इनको जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जननी के रूप में जाना जाता है, मैडम भीखाजी कामा को। तो हमारा चूंकि पूछा जा रहा नहीं था, तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, भगत सिंह। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना जो है 1 नवंबर 1913 को हुई थी। ठीक, कब हुई थी? 1 नवंबर 1913 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है। और इसकी स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। इसके जो सदस्य हैं सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल के अलावा जो है रामचंद्र हैं, बरकतुल्ला हैं, महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीखाजी कामा, ये जो है इसके प्रमुख सदस्य थे। और इन्होंने जो है युगांतर प्रेस की स्थापना की थी। इन गदर पार्टी के जो गदर आंदोलन था, इन लोगों ने जो है युगांतर प्रेस की स्थापना की थी। और गदर नामक जो है एक पत्र, साप्ताहिक पत्र का संपादन भी किया था। और पहला जो उसका अंक था वह उर्दू भाषा में निकाला गया था। हमारा दूसरा प्रश्न है, विनोबा भावे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है वे सर्वोदय आंदोलन के एक नेता थे। तो यह सही है। विनोबा भावे सर्वोदय आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। दूसरा है भूदान आंदोलन के लिए प्रख्यात थे, ये भी सही है। उन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, यह भी सही है। तो हमारा ABC सही है। विकल्प डी, वे सत्याग्रह पत्रिका के संस्थापक थे, एक गलत है। सत्याग्रह पत्रिका के संपादक विनोबा भावे नहीं थे, बल्कि बद्रीराम भंडारी जो है इसके सत्याग्रह पत्रिका के संस्थापक या संपादक थे। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी। थोड़ा सा देख लेते हैं कि विनोबा भावे के विषय में। तो विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी और उसका जो उद्देश्य था देश में अहिंसात्मक तरीके से सामाजिक परिवर्तन लाना। उन्होंने जो भूमिहीन व्यक्ति थे उनको भूमि दिलाने के लिए जो है भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। और उनका कुल लक्ष्य था कि 5 करोड़ एकड़ जमीन एकत्र कर ली जाए। 5 करोड़ एकड़ जमीन जो है एकत्र करने का उनका लक्ष्य था। और उन्होंने जो पहला भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था, यह प्रश्न परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है, 18 अप्रैल 1951 को। कहाँ से? इन्होंने जो आंध्र प्रदेश में एक स्थान है पोचमपल्ली,
पोचमपल्ली से जो है इन्होंने अपना भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। और बाद में 1955 के आसपास इन्होंने ग्राम दान आंदोलन भी चलाया था। और ग्राम दान आंदोलन जो है उन्होंने कहाँ से चलाया था? उड़ीसा से चलाया था। ठीक है। और इसके बाद जो है आपका भूदान हो गया। विकल्प से उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। तो 1958 में उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है सामुदायिक नेतृत्व के लिए, किसके लिए? सामुदायिक नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया था। और यह पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार था। पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? विनोबा भावे को प्राप्त हुआ था। और जहाँ आप लोगों को मालूम ही होगा कि जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार हो फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। और 1983 में विनोबा भावे को क्या नाम है, भारत रत्न, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह भी पूछा जा सकता है उनका नाम, मूल नाम जो था, मूल नाम विनायक, क्या नाम था? विनायक नरहरि भावे। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। हमारा तीसरा प्रश्न है, गांधी जी ने 1932 में आमरण अनशन, यहाँ अनशन मुख्यतः इसलिए किया, तो उसमें हमारा पहला विकल्प है गोलमेज सम्मेलन में चर्चा का कोई हल नहीं निकला, यह गलत है। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमत नहीं थे, यह भी गलत है। तीसरा है रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत जो था उसकी घोषणा की थी, यह हमारा सही आंसर है। विकल्प सी हमारा सही आंसर। विकल्प डी को देख लेते हैं, सरकार के वायदे के विपरीत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, यह भी गलत है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। आपका जो सांप्रदायिक पंचायत था, ठीक है, जिसको कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं, उसकी घोषणा जो है कब हुई थी? 16 अगस्त 1932 को इसकी घोषणा की गई थी। और इसमें क्या था, जिस प्रकार से सिखों और मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया था, भारत में सांप्रदायिक फूट डालने का काम किया गया था, उसी प्रकार से दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानते हुए उन्हें विधानमंडल में कुछ सीटों का आवंटन आरक्षित किया जाना था। और इसी के विरोध में जो है गांधी जी ने जो है, उस समय गांधी जी जो है यरवदा आंदोलन में, यरवदा जेल में जो है वह बंद थे, और उन्हें यरवदा जेल में ही इसकी जानकारी प्राप्त हुई। तो उन्होंने इसके विरोध में जो है यरवदा जेल में ही अपना भूख आंदोलन या अनशन प्रारंभ कर दिया। और 20 सितंबर 1932 को उन्होंने जो है अनशन प्रारंभ किया था। और बाद में जो है मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य जो है 26 सितंबर 1932 को जो है पूना समझौता हुआ। कौन सा समझौता हुआ? पूना समझौता हुआ, जिसके तहत जो है दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिए गए। ठीक है। और विधानमंडल में उनके लिए जो सुरक्षित सीटों की संख्या पहले 71 सीट उनके लिए विधानमंडल में आरक्षित थी, उसे बढ़ाकर 147 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 147 कर दिया गया। और जो केंद्रीय विधानसभा मंडल था, तो उसमें उनके लिए जो है 18% सीटें बढ़ा दी गई। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल वास्तुशास्त्र निम्नलिखित में से किन शैलियों का समन्वय है? तो जो मुगल वास्तुशास्त्र है वह इस्लामी, फारसी, तुर्की और हिंदू कला शैलियों का समन्वय है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने पहली बार भारत में सार्वजनिक रूप से किस स्थान पर उपस्थिति दर्ज कराई? तो हमारा सही आंसर है बनारस। ठीक है। 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो उस समय जो है दक्षिण अफ्रीका में तो उनकी चर्चाएं थी, लेकिन भारत में बहुत लोग उन्हें नहीं जानते थे। तो जब 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ था,
तो उस समय गांधी जी को भी आमंत्रित किया गया था और गांधी जी पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, और उन्होंने जो है उसमें चूंकि राजा महाराजा के दान से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और मंच पर जो है राजा महाराजा जो है रत्न आभूषण से जड़ित वस्त्रों को पहनकर बैठे हुए थे और गांधी जी ने बाद में जो अपने भाषण में उनकी खूब खिल्लियां उड़ाई। उन्होंने कहा कि जो है इससे जो है देश का कल्याण नहीं होने वाला है, बल्कि जो रत्न आभूषण जो लोग मतलब बेहतरीन पोशाकें पहने हुए हैं उनका वितरण गरीबों में भी कर दिया जाए। और एनी बेसेंट जो है, एनी बेसेंट जो सेंट्रल स्कूल की संस्थापक थी, बाद में उसी को जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया था। तो उन्होंने गांधी जी कहा कि गांधी जी आप बस कीजिए, मतलब वहाँ पे लोगों ने गांधी जी का एक अप्रत्यक्ष रूप से विरोध भी किया। ठीक है, तो मतलब जो हमारा प्रश्न है उसका सही आंसर है बनारस। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो पहला है दीवाने ए रसालत विभाग या दीवाने रिसालत विभाग, तो यह धार्मिक मामलों का विभाग था। यह धार्मिक मामलों का विभाग था। सामान्य रूप से जो दीवाने रसालत होता था उसे विदेश विभाग के नाम से जानते थे, उसे विदेश विभाग के नाम से जानते थे। लेकिन एक विद्वान है आई.एच. कुरैशी, आई.एच. कुरैशी ने जो है इसे धार्मिक विषयों से संबंधित भी माना था। हमारा दूसरा विकल्प है दीवाने कोही, तो कृषि विभाग से संबंधित था। दीवाने कोही की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी, तो यह कृषि विभाग से संबंधित है। कृषि के विकास के लिए उसने इसकी स्थापना की थी। यह विकल्प भी सही है। अगला है दीवाने इंसा, दीवाने इंसा पत्राचार विभाग, यह भी सही है। दीवाने इंसा पत्राचार विभाग सही है। इस जो दीवाने इंसा मुख्य रूप से शाही सचिवालय को कहा जाता था, ठीक है, जिसका प्रमुख दबीर खास होता था, दबीर खास होता था। ठीक है, और यह जो है पत्राचार विभाग का भी नियंत्रण करता था। अगला हमारा दीवाने आरिज बाजार नियंत्रण, यह हमारा जो है सही आंसर, मतलब यह जो विकल्प है यह गलत है, क्योंकि दीवाने आरिज जो है बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था, बल्कि दीवाने आरिज जो है वह सैन्य व्यवस्था से संबंधित था। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, दीवाने आरिज बाजार नियंत्रण। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मुगलों की घरेलू दुनिया का लेखा जोखा दे दिया है? तो हमारा सही आंसर विकल्प डी, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो है बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। उसने एक रचना की थी हुमायूं नामा। उसने जो है हुमायूं नामा में मुगल वंश के विषय में सविस्तार वर्णन किया है। हमारा अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में जमीन पर हर साल खेती होती थी और कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था, तो उसे कहा जाता था अकबर के शासनकाल में या मुगल शासनकाल में जो सर्वश्रेष्ठ भूमि होती थी उसे पोलज के नाम से जाना जाता था और इस पर प्रत्येक वर्ष खेती की जाती। 4 प्रकार की भूमियां होती थी, पोलज, परती, चाचर, बंजर। पोलज, परती, चाचर, बंजर। तो जो पोलज है इस पर हमेशा जो खेती होती थी, इसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। और जो आपका परती होती थी यह 1 वर्ष के अंतराल पर अल्टरनेट इस पर खेती की जाती थी। जो चाचर होता था तो चाचर लगभग 2 से 4 साल तक जो इस पर खेती की जाती थी। न्यूनतम 2 साल, अधिकतम 4 साल का गैप रखा जाता था। और जो बंजर होती थी उस पर 5 साल से अधिक का अंतराल रखा जाता था। चूंकि हमारा पूछा जा रहा कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था, तो उसे हम पोलज कहते थे। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दिल्ली के वंशजों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हमारा सही आंसर है पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक है, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। पहला विकल्प हमारा सही आंसर है। जो गुलाम वंश है तो गुलाम वंश ने 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने जो है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश ने जो है 1320 से लेकर
1414 ईस्वी तक शासन किया। सैयद वंश ने 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन किया और लोदी ने 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया। तो विकल्प है हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे महमूद गजनवी ने भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में लिखने की जिम्मेदारी दी थी? तो हमारा सही आंसर अलबर्नी। अलबर्नी जो है महमूद गजनवी का काफ़ी विश्वास पात्र था। तो महमूद गजनवी जब भारत पे आक्रमण किया था तो उस समय जो है अलबर्नी भी उसके साथ आया था और उसने जो है एशिया या भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में जो है विस्तार पूर्वक अपने ग्रंथ में वर्णन किया है। उसकी किताब का नाम है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, ठीक है, अरबी भाषा में रचित यह ग्रंथ है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती करने के लिए हुगली को अपना आधार बनाया? तो हमारा सही आंसर विकल्प है पुर्तगालियों ने जो है बंगाल के समीप हुगली को जो है अपना प्रमुख स्थल बनाया था और बार बार जो है उसको केंद्र स्थल बना के जो है आसपास पे वो डकैती का कार्य करते थे। और शाहजहां ने 1632 ईस्वी में ठीक है, शाहजहां ने 1632 ईस्वी में उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए तत्कालीन ढाका के गवर्नर कासिम अली खां को जो है पुर्तगालियों पर आक्रमण करने की आज्ञा दी और कासिम खान ने उन पर आक्रमण किया और सभी पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। उसमें से ज़्यादातर मारे गए, बहुत को गिरफ्तार कर लिया गया और इसलिए इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर मजबूर हुए और जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया उनको जो है कारागार में डालकर कठोर यातनाएं दी गई। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मूर्ति कलाओं में से कौन सा मौर्य काल से संबंधित नहीं है? तो इसमें पहला है यक्षी दीदारगंज विदिशा। तो जो यक्षी की मूर्ति प्राप्त हुई मौर्यकालीन वह दीदारगंज से भी प्राप्त हुई, विदिशा से भी प्राप्त हुई। दीदारगंज वाली जो यक्षी की मूर्ति है वह काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद जो है यह सही है, विकल्प भी है हाथी धौली। तो धौली से जो है हाथी की मूर्ति प्राप्त हुई, यह भी सही है। विकल्प से ये मथुरा में खड़े बुद्ध, जो मथुरा में खड़े बुद्ध जो है यह मौर्य काल से संबंधित नहीं है बल्कि जो यह कुषाण काल से संबंधित है। मथुरा कला और गांधार कला का विकास जो है कुषाण काल में हुआ था, कनिष्क के समय में। तो मथुरा में जो खड़े बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ कुषाण काल से संबंधित है। विकल्प डी है रामपुरवा शांत। तो यह शीर्ष स्तंभ जो है सही है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय यूनानी संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पहला है सर्वाधिक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी शासक मिनंडर था। तो यह हमारा सही है। जो सबसे प्रसिद्ध भारतीय इंडो ग्रीक शासक था और मिनंडर था और उसने भारत में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। और उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था? नागार्जुन ने किया था। इन दोनों के मध्य जो है एक मतलब वाद विवाद हुआ था, एक संवाद हुआ था, शास्त्रार्थ हुआ था, जिसके नागार्जुन ने जो है उसका विवरण मिलिंद पन्हु नामक ग्रंथ में दिया जो कि पाली भाषा में रचित है। हमारा दूसरा है, मिलिंद को नागार्जुन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, यह भी सही है। तीसरा कथन है भारतीय यूनानी शासक बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के होना चाहिए था। सोने के सिक्के शुरू करने वाले पहले शासक थे, तो यह भी हमारा सही है। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले जो है इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा चलाए गए थे। हमारा विकल्प डी है मेनांडर ने पहली बार विशुद्ध संस्कृत में लंबा अभिलेख लिखवाया, यह कथन गलत है और हमारा सही आंसर है मेनांडर ने पहली बार विशुद्ध संस्कृत में लंबा अभिलेख नहीं लिखवाया बल्कि जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है। तो जो जूनागढ़ अभिलेख है वह संस्कृत भाषा में लिखा सबसे लंबा अभिलेख है। किसके द्वारा लिखवाया गया है? रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया, न कि मेनांडर द्वारा। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, ठीक है। शक शासक रुद्रदामन के द्वारा विशुद्ध संस्कृत में सबसे लंबा अभिलेख लिखवाया गया था और पहला था वह। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए।
तो इसमें है महात्मा बुद्ध से संबंधित जो है प्रतीक चिन्ह है, तो हमें बताना है कि किससे संबंधित हैं। तो जो जन्म की जो है जन्म का प्रतीक क्या है, कमल है, सही है। दूसरा है प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र, ये भी सही है। तीसरा है महाभिनिष्क्रमण अश्व, ये भी सही है। चौथा है निर्वाण बोध वृक्ष, ये भी सही है। तो विकल्प ई उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो इसमें नहीं, इसमें देखना था कि सही नहीं है, इसको आप एक बार सुधार कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है प्रश्न हमारा था। तो अवंती का ये महाजनपद कालीन शासकों और उनसे संबंधित महाजनपदों के नाम हैं। तो अवंती का शासक कौन था महाजनपद काल में, चंद्रप्रद्योत था, यह हमारा सही है। दूसरा है मगध, ठीक है, मगध का शासक कौन था, उदायुन था। उदायुन जो हर्यक वंशी शासक था और अजातशत्रु का पुत्र था। इसके बाद कौशल, तो कौशल का शासक जो महाजनपद काल में प्रसेनजित था, यह भी हमारा सही है। विकल्प डी लिच्छव अजातशत्रु, यह हमारा गलत है। जो हमारा सही आंसर क्या है, लिच्छव अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है लिच्छव से संबंधित नहीं था, बल्कि यह मगध का शासक था, हर्यक वंशी शासक था और बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, तो लिच्छव से संबंधित नहीं था। वैशाली के लिच्छव, ठीक है, यह वज्र जो वैशाली थी यह वज्र महाजनपद की राजधानी थी, जिसमें कुल 8 राज्य थे। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, यहाँ से लिया गया है। तो हमारा सही आंसर है सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडक या मुंडको उपनिषद में प्राप्त होता है और यह अथर्ववेद का प्रसिद्ध उपनिषद है, अथर्ववेद से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो अर्थशास्त्र ने जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें सप्तांग सिद्धांत का वर्णन होता है। तो उसमें है स्वामी का वर्णन मिलता है, अमात्य का वर्णन मिलता है, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग यहाँ पे लिखा हुआ है दुर्ग, ठीक है, कोश का मिलता है, दंड या सेना का उल्लेख मिलता है और मित्र का उल्लेख मिलता है, मित्र यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसका मतलब स्वामिन है, दुर्ग है और मित्र है और प्रेक्षा नहीं है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम में है। तो सबसे पहले देखना है कि कौन सा वंश था, तो हमें क्रमबद्ध रूप से लगाना है। तो सबसे पहले हर्यक वंश था, उसके बाद मौर्य वंश, विकल्प बी पे आइएगा, हर्यक वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश, ठीक है। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है बौद्ध मत तथा जैन मत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है जाति व्यवस्था के संबंध में दोनों का दृष्टिकोण एक ही है, जाति व्यवस्था के संबंध में दोनों का दृष्टिकोण एक ही है, यह गलत है। हमारा सही आंसर क्या है, जाति व्यवस्था के संबंध में दोनों का दृष्टिकोण एक ही है, यह नहीं है। महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध ने जात के व्यवस्था में, जात पात के व्यवस्था में अलग अलग मत दिया है। गौतम बुद्ध ने जात पात जैसी सामाजिक कुरीतियों का जो है प्रबल खंडन किया था, लेकिन महावीर स्वामी ने इसका खंडन नहीं किया था, ठीक है। और जो सामाजिक विषयों में के दृष्टिकोण से अगर देखें तो महावीर के विचार जो है ब्राह्मणों से बहुत कुछ मिलते जुलते थे, इसलिए हमारा विकल्प हमारा सही आंसर होगा। दूसरा देख लेते हैं, दोनों ने एक ही साधारण तथा शुद्धतावादी जीवन की पक्षधरता की, सही है। गौतम बुद्ध तथा महावीर दोनों ही जन्म से क्षत्रिय थे, यह भी सही है। दोनों ही अहिंसा में विश्वास करते थे, यह भी सही है। हमारा अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी, विकल्प ये सही है। अशोक द्वारा संचालित शांति नीति, ये भी सही है। अगला विकल्प सी है, उन्होंने केंद्रीय मौर्य शासन की प्रकृति को केंद्रीकृत कर दिया था, यह भी सही है। तो विकल्प डी परवर्ती मौर्य शासकों द्वारा अपनाई गई विजय नीति, ऐसा कुछ भी नहीं है। अशोक के बाद जो है सारे शासक जो है बहुत ही निर्बल और अयोग्य थे और उनके द्वारा किसी भी विजय नीति का पालन नहीं किया गया, कोई भी राज्य उन्होंने विजित नहीं किया था। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है जैन परंपरा के अनुसार जैन दर्शन के 23वें तीर्थंकर थे
तो जो 23वें तीर्थंकर थे विकल्प सी पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ जो है काशी से संबंधित थे। कहाँ से? काशी से। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका जो लांछन है वह सर्प है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे पूछा जा रहा कौन सा कथन सही है। तो इसमें हर्षवर्धन के वर्णन से हर्ष के काल का इतिहास का पता चलता है। दूसरा है ह्वेनसांग ने नालंदा बौद्ध विहार में, अच्छा 4 कथन दिया हुआ है, यहाँ पे 3 कथन है। तो पहला हर्षवर्धन के वर्णन से हर्ष के काल का इतिहास पता चलता है, सही है। दूसरा है ह्वेनसांग ने नालंदा बौद्ध विहार में अध्ययन किया था, ये भी सही है। तीसरा है फाहियान भारत की यात्रा हर्षवर्धन के काल में की थी, यह हमारा गलत है। फाहियान जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत में आया था। 399 से लेकर 414 ईस्वी तक भारत में रहा था। ठीक है, तो ए और बी हमारा सही आंसर है, इसलिए विकल्प पे हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही ढंग से मेल में नहीं है? तो इसमें जो है रचनाओं के नाम दिए हैं, उनके लेखक के नाम दिए। तो महाभास किसकी रचना है? पाणिनि की रचना नहीं है, बल्कि जो है महाभास पतंजल की रचना है। ठीक है, तो विकल्प पे हमारा गलत आंसर है। आगे देखते हैं, मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना, सही है। दूसरा है प्रियदर्शिका हर्ष की रचना, सही है। चौथा है मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना, यह भी सही है। तो विकल्प पे महाभाष्य पाणिनि हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो सबसे पहले दिया चरक संहिता, रामायण, मनुस्मृति और कुमार संभव। तो इसको देखना, सबसे प्राचीन से लेकर आधुनिक तक आना है। तो सबसे पहले जो है आएगा बी, रामायण को हमारे आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है आपका मनुस्मृति जो है शुंग काल से संबंधित है, लगभग 200 ईसा पूर्व में इसकी रचना हुई थी, तो बी सी आ जाएगा। उसके बाद जो है चरक संहिता है, तो चरक संहिता कुषाण काल से संबंधित है, तो बी सी ए आ जाएगा। डी क्या है? इसके बाद कुमार संभव है, तो कुमार संभव गुप्त कालीन रचना है, कालिदास से संबंधित है, तो बी सी ए डी। तो हमारा विकल्प सी सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफी संतों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसमें 4 सूफी संतों के नाम दिए हैं और हमें सब उनको जो है क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके आएंगे इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अगर देखा जाए जन्म हुआ था कब? तो 1143 ईस्वी में सिस्तान में हुआ था। कहाँ पे? सिस्तान में हुआ था। ठीक है, तो पहले सी आ जाएगा। इसके बाद जो है निज़ामुद्दीन औलिया आएंगे। निज़ामुद्दीन औलिया का जो जन्म है वह 1236 में हुआ था। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। तो सी के बाद जो है आपका आ जाएगा बी। इसके बाद आपका मीर सैयद गेसुदराज का नाम आएगा। मीर सैयद गेसुदराज का जो हमें जन्म नहीं मालूम है, लेकिन इनकी मृत्यु जो है इनकी मृत्यु लगभग 1300 या 1400 कुछ में हुई थी। इनकी 1422 के आसपास जो है इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म संभवतः 1360 ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक है, किसका? गेसुदराज का। उन्होंने दक्षिण भारत में जो है चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था। तो बी सी ए हो जाएगा। और शेख अहमद सरहिंदी जो है इनका जन्म 1563 में हुआ था। ठीक है, 1563 में सरहिंद में हुआ था, इसलिए इनको सरहिंदी के नाम से जाना जाता था। तो सी बी ए डी हमारा सही आंसर है। सी बी ए डी विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर माना जाता है कि हर्ष ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए थे? तो इसमें पहला है कन्नौज, दूसरा है प्रयाग। ठीक है, तो कन्नौज और प्रयाग, बी और डी हमारा सही आंसर, विकल्प डी। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड का मेल बिठाते हुए दिए गए कोड में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए या दीजिए। हो गया यहाँ पे सूची फर्स्ट सूची सेकंड में दिया हुआ है। तो इसमें पहला है
कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, इसमें शासकों के नाम दिए गए हैं और उनके द्वारा बनवाई गई इमारतों के नाम दिए गए हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, तो ए में हो जाएगा 2। इसके बाद इल्तुतमिश का नाम है, तो इल्तुतमिश ने जो है सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था, तो बी में हो जाएगा 3। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जमात खान मस्जिद बनवाई थी, कहाँ पे थी, दिल्ली में है, तो 2, 3, 4। और सिकंदर लोदी ने मोठ की मस्जिद बनवाई थी, तो यह हो जाएगा 1। तो 2, 3, 4, 1 हमारा सही आंसर है। 1 सेकंड, 2, 3, ए में 2। इसमें कोई सही आंसर नहीं है, विकल्प सब गलत हैं, ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, तो आपका 2 हो गया। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था, तो हो जाएगा 3। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जमात खान मस्जिद बनवाई थी, तो हो जाएगा 4। और सिकंदर लोदी ने मोठ मस्जिद बनवाई थी, तो हो जाएगा 1। तो 2, 3, 4, 1 आपका सही आंसर है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार का एक महान संगीतज्ञ था? तो हमारा सही आंसर विकल्प डी, तानसेन। तानसेन जो है अकबर के दरबार का एक महान संगीतज्ञ था। तानसेन का मूल नाम था, यह भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, रामतनु पांडे। रामतनु पांडे इनका मूल नाम था, और ये जो है अकबर के दरबार के महान संगीतज्ञ थे। कभी कभी पूछ लिया, इनकी गायन शैली भी पूछ ली जाती है। इनकी गायन शैली, तो यह ध्रुपद गायन शैली से संबंधित थे। ध्रुपद गायन शैली का इन्होंने विकास किया था। कभी कभी इनके गुरु का नाम पूछ लिया जाता है, तो स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास जो है इनके गुरु का नाम था। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर ने किसको कंठ भरण बाणी बिलास की उपाधि दी थी। कंठ भरण बाणी बिलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। रुद्र बीणा का आविष्कारक कौन था? रुद्र बीणा का आविष्कारक कौन था? तो रुद्र बीणा के आविष्कारक तानसेन को ही माना जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अकबर के दरबार में आने के पूर्व तानसेन किस राजा के दरबार में रहते थे? तो रीवा के शासक रामचंद्र के दरबार में रहते थे। रीवा के शासक रामचंद्र के दरबार में रहते थे। हमारा अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों को सहारा प्रदान करती थी? तो तुंगभद्रा नदी जो है विजयनगर को सहारा प्रदान करती थी, तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को 1857 के विद्रोही आंदोलन के पहले अंग्रेजों ने पेंशन देने से इनकार कर दिया था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, नाना साहेब। नाना साहेब जो है अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, और बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के पश्चात जो है उनकी पेंशन देने से अंग्रेजों ने इनकार कर दिया, और इसके लिए नाना साहब ने काफ़ी प्रयास किया। काम न बनने की स्थिति में इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था, और इनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र कहाँ था? बिठूर था। हमारा अगला प्रश्न है, बसाड़ की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की जा सकती है? तो जो बसाड़ है वह लिच्छवियों की राजधानी वैशाली का आधुनिक नाम है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प पे, प्राचीन वैशाली का नाम बसाड़ था, और वर्तमान समय में बिहार के मुजफ्फरपुर नगर में मुजफ्फरपुर जिले में अवस्थित है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वाकटक नरेश ने महाराज की उपाधि धारण की थी? तो हमारा सही आंसर है हारित पुत्र प्रवरसेन ने सबसे पहले जो है महाराज की उपाधि धारण की थी, विकल्प भी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, उपनिषद दर्शन का प्रमुख संबंध है? तो जो उपनिषद हैं वह ब्रह्म ज्ञान से संबंधित है, तो विकल्प डी हमारा सही आंसर। उपनिषदों के संबंध में मैंने एक अलग से स्वतंत्र वीडियो बनाई है, आप उसे जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के प्लेलिस्ट में काफ़ी मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से संबंधित 12 से 13 वीडियो लगभग बनाई है, और उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है,
तो एक बार अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर, एंशिएंट हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार जो उस प्ले लिस्ट को अवश्य देखिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस राजा द्वारा एलोरा का कैलाश मंदिर निर्मित करवाया गया था? तो हमारा सही आंसर है, जो एलोरा का कैलाश मंदिर है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था। और एलोरा का कैलाश मंदिर जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ पे? औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, शक कार्दमक शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? तो शक कार्दमक शासकों में सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन था। रुद्रदामन था, और जिसने जूनागढ़ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस धातु को वी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा है? तो लोहा एक ऐसी धातु है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे की जब खोज हुई तो जो उसके द्वारा जो है लोहे के फाल जो बनते थे उसके द्वारा जो खेतों की जुताई होती तो आसान हो गई। तो इसीलिए जो है, क्योंकि ये जनमानस की धातु थी, लोहा का प्रयोग बहुतायत किसानों के द्वारा किया जाता था, इसलिए बी गार्डन चाइल्ड ने इसे जनतांत्रिक धातु कहा। विकल्प बी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी और कुमारपाल चरित्र में राजपूतों के कितने वंशों का उल्लेख मिलता है? तो इनमें राजपूतों के 36 वंशों का उल्लेख मिलता है। विकल्प डी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, जीतल नामक सिक्का बनता था? तो जीतल नामक सिक्का जो है तांबे से बनता था और इसको प्रचलन में लाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, यह किसका कथन है? तो डोडो की भांति जो है डोडो एक पक्षी होता है जो कि विलुप्त हो चुका है। तो इसी प्रकार से जो है क्लीमेंट इटली ने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। विकल्प हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, खुद कास्ट और पाही कास्ट का प्रयोग 17वीं शताब्दी में किसे संदर्भित करने के लिए किया जाता था? तो मैंने शायद इसके पहले की वीडियो में आपको बताया है, किसानों के जो है कुल 3 वर्ग होते थे मुगल काल में। खुद कास्ट, जिनके पास स्वयं की भूमि होती थी उन्हें खुद कास्ट कहा जाता था। जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं होती थी और दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे उनको पाही कास्ट कहा जाता था। और एक श्रेणी होती थी मुजारियान, ये जो है ठेके पर लेके, किराए पर लेके जो कृषि कार्य करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 19वीं शताब्दी में भारत में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया? तो विकल्प सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भारत में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। और इन्हीं के प्रयासों से 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी। हमारा अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था, किसानों के साथ जो है व्यक्तिगत समझौता होता था और लगान किसान जो व्यक्तिगत रूप से देते थे। यह व्यवस्था जो है मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग में जो है लागू हुई थी। और इससे कभी कभी जो पूछ लिया जाता है इनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम, तो कर्नल रीड और मुनरो जो है इस व्यवस्था से संबंधित है। और पूरी भूमि का 51% भाग जो है इस व्यवस्था से प्रभावित था या इसके अंतर्गत आता था। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस से निकलने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस दल का संगठन किया गया था? तो सही आंसर है, जब कांग्रेस से सुभाष चंद्र बोस बाहर हुए तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, गदर था, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि गदर जो है एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से अंबेडकर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो
पहला कथन, उनका जन्म महाराष्ट्र में महार जात में हुआ था। तो जो अंबेडकर हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर, उनका जन्म जो है महाराष्ट्र में नहीं हुआ था बल्कि मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के एक महार जात में हुआ था। तो विकल्प एक गलत है और हमारा सही आंसर। दूसरा कथन देख लेते हैं, वह भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सही है। वे नेहरू मंत्रिमंडल में विधि मंत्री थे, ये भी सही है। उनको 1990 में भारत रत्न सम्मान मिला, ये भी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जिसने लोगों की भावनाओं के इस तरह भड़काया कि जिसके परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? तो वह थे 1919 का रॉलेट एक्ट, जिसको काला अधिनियम के नाम से जाना जाता, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, रॉलेट एक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा हमारी व्यवस्था बहुत कुछ सोख्ते की तरह है? सोख्ता मतलब स्पंज, ठीक है, कुछ सोख्ते की तरह काम करती है, जो गंगा के किनारों से सभी अच्छी चीज़ें ले आकर टेम्स के तट पर डाल देती है। किसका कथन है? तो यह जो है विकल्प जॉन साल्विन का कथन है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण से संबंधित एक महत्वपूर्ण कथन है। विकल्प हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, कालिदास के संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र किस भाषा में बोलते थे? तो जो कालिदास के जो नाटक हैं, जो संस्कृत नाटक हैं, उसमें जो उच्च स्तरीय परिवार होते थे, उच्च वर्ग के लोग होते थे, वह संस्कृत भाषा बोलते थे, और जो निम्न वर्गीय परिवार के लोग होते थे, ठीक है, और स्त्रियां होती थी, वो जो है प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल कालीन भारत में मुख्य रूप से थी। तो जो मुगल कालीन भारत है उसमें एक वर्ष में 2 फसलें लिए जाने का प्रावधान था। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा 50वां एवं अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह राय व्यक्त की कि महिलाओं को घर की 4 दीवारी में रहना चाहिए और चरखा काटना चाहिए? तो यह कथन जो है अमीर खुसरो और इसामी का है। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम से कम इसमें 2 से 5 प्रश्न आएंगे अगर आप इसको विधिवत तैयार कर लेंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।